क्या टॉपिक, क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले? अभी तक सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है शायद सब में। तो देखिए, टॉपिक तो आप लोगों के स्केड्यूल में लिखा ही हुआ था, क्या था? मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपका जो पेपर है कॉस्ट, उसमें भी है, और सेकेंड ग्रुप वालों का जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 12 MA जिसको बोलते हैं, उसमें भी है। तो जो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको तो क्या कवर करवा रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। और जो लोग बोथ ग्रुप है उनकी दोनों चीजें कवर हो रही है, तो उनको डबल अटेंशन रखनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट ग्रुप के हैं उनका कॉस्ट का पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखो ये इसकी वेटेज। सबसे पहली चीज, कोस्ट वाला जिनका पेपर है उनके कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में 3 चैप्टर है, बजट, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। तीनों मिला के 30% ऑफ द एग्जाम ये कैरी करते हैं। ठीक है, देखने में लगेगा 10 नंबर का एवरेज चैप्टर है, और आप अगर मॉड्यूल खोल के देखेंगे कॉस्ट वाले तो 10 से 13 क्वेश्चन मिलेंगे। और पर आपको बता दूं, आप क्योंकि आप सीएमए कर रहे हो, सबका मेन मोटिव सीएमए है ना, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पूरी कॉस्ट में अगर आप किसी से भी जाके पूछ लेना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग आपको मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट, यही 3 नाम नजर आएंगे। आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ये तो सुना था ना सबने कि सीएमए के बाद यूपीएससी वाला एग्जाम देना, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब क्या लग रहा है आपको कि मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रही हूं तो टफ होगा? नहीं है, ये बहुत इजी चैप्टर है। एक बार अगर फॉर्मूला और कंसेप्ट आ गए तो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। और जो एमए वाले स्टूडेंट्स है, जो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स है, उनको पहले फॉर्मूला वगैरह सब साथ में ही लिखने हैं। अब प्रैक्टिस तो चाहे कितनी ज्यादा की जाए उतनी ही कम है, तो पहले हम कॉस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एमए वाले करेंगे, तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उन्हें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, राइट? पजल सॉल्विंग किस किस को पसंद है? किसी भी तरह का पजल आपने आज तक सॉल्व किया हो, रिडल्स, जिग्सो, क्यूब, सबको पसंद है? बस ये चैप्टर वही है। आपको 5 से 10 फॉर्मूला लिखवाने के बाद एक ही क्वेश्चन को अलग अलग जगह से उलट पुलट करके एग्जामिनर देता है और आपको चीजें निकालनी है। तो जिसको ये चीजें पसंद है उसको तो बहुत मजा आने वाला है, और जिसको नहीं पसंद है उसको मजा मैं अपने आप करवा दूंगी। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर के नाम से तो आप सभी ऑलरेडी अवेयर थे, क्योंकि शेड्यूल में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया था मार्जिनल कॉस्टिंग। G1 इज ग्रुप 1, G2 इज ग्रुप 2। ओके, आप फाउंडेशन रूट से कौन कौन आए? आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम कहीं ना कहीं फाउंडेशन में सुना हो? नहीं मैम, नहीं, नाम तो है फाउंडेशन में, अब किसी ने सुना नहीं सुना मुझे पता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत टाइम हो गया मैम फाउंडेशन किए को, अब चीजें थोड़ी सी धुंधली होने लग गई। ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ देखा था आपने। टेक्निक्स या मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स या मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 2 चीजें आप फाउंडेशन में देखकर आते हैं। किसमें देखते हैं? जो पेपर नंबर 2 अकाउंट्स एंड कॉस्ट है, उसमें जो 30 मार्क्स की छोटी सी कॉस्ट थी जिसको हमें बहुत सीरियसली करना था, ताकि वो था फाउंडेशन ऑफ द कोर्स, और नींव अगर आपकी मजबूत है तो आपकी इंटर और फाइनल ऑब्वियसली स्ट्रांग होने वाली है। नहीं है तो भी वी विल टेक केयर ऑफ इट। अब मुझे बताओ कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा किसी को भी कुछ याद आ रहा हो? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब याद आ रहे? ये तो थे आपके मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अब फिर आपने पढ़ा था टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वो टेक्निक्स में आती है आपकी कुछ ये सारे नाम थे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिक कॉस्टिंग, ये सारे नाम आते थे। ठीक है, अब क्योंकि आपको पहला एमसीक्यू आने हैं आपके पेपर में, मार्जिनल कॉस्टिंग सुन के कहीं ऐसा ना लगे कि ये टेक्निक या प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग है, इसलिए आपको पहले से ये डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये क्या है?
मेथड, प्रोसेस या टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉट कॉस्टिंग। अब अगर किसी को इस बात में भी कंफ्यूजन हो कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, तो वो भी क्लियर की जा सकती है, पर उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि है कंफ्यूजन, नहीं है ना? अच्छा ठीक है, बता दो। देखो, आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, क्या करोगे? जितना खर्चा लगा सारा जोड़ दोगे, ठीक है? ये जो जोड़ रहे हो ना कैलकुलेटर लेके, वो तो क्या है? टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट इज कॉस्टिंग। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हुआ? ये जो आपने जोड़ा, उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन की तरह प्रेजेंट करके अच्छे से मैनेजमेंट को देना, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों में फर्क है। तो दोनों के जो अलग अलग तरीके हैं वो उनके मेथड है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बात याद रहेगी आज के बाद, ठीक है? नाउ देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? ये चैप्टर में चाहूँ ना बहुत सिंपली आपको फॉर्मूला स्टार्ट करवा के क्वेश्चन करवा सकती हूँ, और गारंटी है कि आज ही आप 2-3 क्वेश्चन कर भी लेंगे। पर क्योंकि आप सीएमए इंटर में है, इंटरव्यू आपसे ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप तो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेंगे, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज रिक्वायर्ड है और टाइम भी है, तो ले लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है? आप मुझे कोई ये बताओ, प्रॉफिट कैसे निकालता है कोई भी बिजनेस? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, विदाउट एनी डाउट। हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है हमें, ठीक है? लेकिन आपके मार्जिनल कॉस्ट ने ना प्रॉफिट तो निकाला, पर थोड़े से डिस्क्रिमिनेशन के साथ। जैसे मैंने नहीं किया ना, मैंने सबको बराबर बिठा के रखा है, 3 बैच के लोग यहाँ पे बैठे, पर मार्जिनल कॉस्टिंग ने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया। किन 2 लोगों के बीच में? वो आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, उसके बाद वो अपनी जगह ले लेंगे, ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग ने 2 कॉस्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट किया, डिस्क्रिमिनेट किया। किन किन के? फिक्स्ड और वेरिएबल। सुना है आज तक फिक्स्ड और वेरिएबल? अच्छा, रेंट क्या है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है? रेंट फिक्स्ड है। फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड खर्चा वो खर्चा होता है कि आप प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चा लगेगा ही लगेगा। कोविड आ गया, हमने फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन रेंट हमको उसका देना पड़ेगा अगर हमने अपने नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो। और वेरिएबल खर्चा क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन होगा तब तो वो लगेगा, नहीं होगा तो वो अपना पड़ा रहेगा। जैसे रॉ मटेरियल, अगर कुछ बनाओगे तब तो मशीन में जाएगा, नहीं तो वो साइड में चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि अगर हम प्रॉफिट को निकालने के लिए सीधा सेल माइनस कॉस्ट करने के बजाय ऐसे लिखें, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिर बाद में फिक्स कॉस्ट करें, तो आएगा तो एक ही चीज। बताओ दोनों में क्या कोई फर्क आ सकता है क्या? एक बार में मैं सेल में से पूरी कॉस्ट माइनस कर दूं, या मैं सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करूं, कोई फर्क है? इनको आगे बिठाऊं आपको पीछे बिठाऊं, समझ सबको आएगा? वही बात है ना? तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग ने ये फर्क किया। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए? क्यों जरूरत क्या थी? प्रॉफिट ही तो निकालना था आपको, है ना? कोई भी बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, तो मुझे क्या मतलब है? मैं तो ये देखूंगी ना ज्यादा प्रॉफिट किससे हो रहा है, या और कोई भी मतलब होता है? आप ये मानते हैं कि हर किसी के पास में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है? सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, पर रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड ही होंगे। उन्हीं रिसोर्सेज को आप यही चाहेंगे ना कि बेस्ट यूज हो, ठीक है? तो अब क्या होता है, आपका ये मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर कई जगह आपको दिखेगा डिसीजन मेकिंग के नाम से। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करे वेरिएबल और फिक्स के बीच में, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको एक डिसीजन लेना है। कैसा डिसीजन सोचना आप? हम क्या बना रहे थे अपनी क्लास में स्टार्टिंग में? सपोज बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और मैंने हर क्लास से नाम रखवाया है, तो आज आप लोगों की पहली क्लास है, तो एक नाम आप भी बता दीजिए हमारे बिस्किट के लिए। हर्षिता कोई बिस्किट का नाम नहीं हो सकता? हाँ, नहीं, नए नए बिस्किट है हमारे। अरे नहीं, नया लॉन्च करना है, कॉस्ट पढ़ रहे हैं आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके।
चलिए इतना काफी है। बिस्किट का एक अच्छा सा नाम शायद मेरे पास हो रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये अच्छा है, कनक, परफेक्ट। डायमंड बिस्किट। इट्स ओके। ये आपका बिस्किट का नाम है, ठीक है। आप सबसे पहले शुरू किए मैन्युफैक्चरिंग करना, डायमंड बिस्किट बनाना शुरू किया। अब डायमंड नाम है तो काम तो बहुत अच्छा चलेगा ही चलेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा था। क्या कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट बना के संतुष्ट हो जाती है क्या? अब वो क्या ढूंढेगी? डायमंड था तो अब गोल्ड और सिल्वर भी ले ली जाए, ठीक है। तो उन्होंने दो तीन कैटेगरी और निकाल ली। अब क्योंकि आप बिस्किट से कंफ्यूज हो जाएंगे तो बिस्किट ए, सी, बी, ये इतनी तरह के प्रोडक्ट वो बनाने लगे तो पता लगा कि इतना तो पैसा ही नहीं है जितना दिमाग चला रहे हो कि ये भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, ये भी बना लेंगे, इतना पैसा तो है नहीं। अब अपनी बिजनेस बुद्धि यूज करके बताओ कि कौन सा बनाना पसंद करोगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। सही बात है। अभी बिजनेसमैन तो यही करेगा ना जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वही आप बनाना और बेचना पसंद करेंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन किसी भी बिस्किट को बनाने में किन किन तरह की कॉस्ट आ सकती है? एक तो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा? एक काम करने वाले लेबर लगेगी, शुगर केन लगेगा बिस्किट को बनाने में, वो मटेरियल में आ गया। रॉ मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, और क्या लगेगा? आप फैक्ट्री के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, आप जहां पे बना रहे हैं वहां का खर्चा, रेंट, ये सब लगेगा, ठीक है। अब सोचना कि अगर मैं अपनी फैक्ट्री में जिसका रेंट मैं साल का 1 लाख रुपए दे रही हूँ, चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बेसिक ही चल रहा है, तो सिर्फ भूमिका बना रहे हैं हम लोग, उसमें ही रहना। 1 लाख रुपए लग रहे हैं, साल भर के किराया लग रहा है मेरा उस फैक्ट्री का जिसमें मैं बिस्किट बना रही हूँ। मैं उसमें बिस्किट ए भी बना रही हूँ, बी भी बना रही हूँ, मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि कौन से बिस्किट को बनाने में कितना पैसा लगा? रेंट का जोड़ना तो मैं रेंट भी चाहूंगी ना कॉस्ट में। जब मैं बिस्किट का बेचने का प्राइस तय करूंगी, क्या मैं नहीं चाहूंगी कि ये पैसे भी मुझे रिकवर हो जाए कस्टमर से? चाहूंगी ना। तो पता कैसे लगेगा कि ए से कितना लेना, बी से कितना लेना? डिवाइड कर देंगे। देखा जाए तो आपको पता है, जब भी आप ये डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो कि तीनों में से कौन कौन से बनाए जाए और कौन कौन से नहीं बनाए जाए जिससे हमें पूरे बिजनेस में ओवरऑल सबसे ज्यादा फायदा हो, वो डिसीजन लेते वक्त आप केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। फिक्स कॉस्ट तो कॉमन है, लगनी लगनी है, बनाओ तो और नहीं बनाओ तो। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या बोला कि पहले है ना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल माइनस करो, आपके पास में क्या आएगा किसी को पता हो तो? कंट्रीब्यूशन आएगा। और इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप एक या दो या तीन या चार जितने प्रोडक्ट आपको कंपेयर करने कर लो। अब क्या बोलोगे आइंदा से कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आप डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे? ना कि प्रॉफिट के, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है आपसे, ठीक है। ठीक है। अब ये चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं, समझ आ गया सबको क्यों पढ़ रहे हैं? डिसीजन, ताकि आप ये डिसीजन ले पाए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। अब इस चैप्टर को करना कैसे है? किसी की सबकी कॉपीज है क्या? कॉस्ट वगैरह की कोई कॉपीज बनाई हुई है ना? तो उसमें पूरे 3-4 पेज इसके फॉर्मूलाज आएंगे लगातार, बीच में किसी भी तरह की क्वेश्चन नहीं लिखने आपको। जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं देती हूँ उन्हें साइड में या कहीं और लिखना। मेन पेज जो 2-3 बनेंगे वो संभाल के रखने पेपर पर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, द मेथड ऑफ, लिख सकते हो एक एक लाइन क्योंकि फिर एमसीक्यू पर्पस के लिए जरूरी हो जाएगा थोड़ा बहुत लिखना। द मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड variable cost is known as marginal costing.
हो गया। अच्छा, फिर इट इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, टू चूज बिटवीन different products due to limitation of resources, this technique is used. अब जब आप लोगों ने बता ही दिया है कि डिसीजन लेना है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब क्योंकि ये तो केवल कंट्रीब्यूशन निकालना सीखा है, आपके मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का सबसे मेजर हिस्सा कौन कवर करता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस जिसको बोलते हैं। अगर आपको पेपर के क्वेश्चन में दिख जाए कि डू दो सीवीपी एनालिसिस, तो उसका मतलब वो क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट, नाम से पता लग जाएगा क्यों बोला इसको सीवीपी। आप इन्हीं चीजों का डिसीजन ले रहे थे कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, किस वॉल्यूम में उसको बनाया जाए और कितना प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजों को जब आप एक ही शीट में एनालिसिस कर लेते हैं, वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दैट इज सीवीपी एनालिसिस। तो ये किया कैसे जाता है? इसके अंदर एक रेशो यूज होता है, पता है आप लोगों को कौन सा? अच्छा, मतलब ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दैट इज पीवी रेशो। अब अगर मैं दो प्रोडक्ट के बीच में कंफ्यूज हूं कि कौन सा बनाऊं, तो पीवी रेशो निकाल लूंगी दोनों का, और दोनों में से बनाऊंगी कौन सा? जिसका पीवी रेशो ज्यादा होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। जैसे अगर एक प्रोडक्ट ए है और एक बी है, ए का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है 33 और बी का है 25%, तो दोनों में से अपने वॉल्यूम के अनुसार प्रॉफिट ज्यादा कौन दे रहा है? ए ज्यादा दे रहा है। तो आपका डिसीजन क्या होगा? ए प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर आपको केवल न्यूमेरिकल नहीं सीखना है, नीचे डिसीजन देना भी सीखना है। हर क्वेश्चन में आपसे डिसीजन लिखवाएगा ही लिखवाएगा, ऐसे नहीं कि पीवी कैलकुलेट कर दिया और काम हो गया। नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी क्या? दैट बिकॉज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ए इज हायर देन प्रोडक्ट बी, सो वी विल सजेस्ट यू टू प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे ए की क्यों बनाना है, दोनों बना लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब पीवी रेशो की कैलकुलेशन लिखिए। उसके लिए पहले एक शीट बनेगी आपकी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या आया था आपके पास? कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो आपके पास में फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट। ये शीट पूरी मार्जिनल कॉस्ट शीट है। अब इससे आपको पीवी रेशो निकालना सीखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ पीवी रेशो। पीवी रेशो के 5 से 6 फॉर्मूलाज है, ये केवल एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूला का डाटा आपके पास है और किससे निकालना है। एक तो आप मुझे खुद अभी बता दोगे, यहां पे कंट्रीब्यूशन की जगह और कुछ लिख सकती हूँ क्या?
हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल ये बन गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। एक और बना के दिखाओ। बात वही हुई, पर सीखना पड़ेगा ना। हाँ, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है पेपर में। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं होती, आपका दिमाग क्या ढूंढ रहा है, क्वेश्चन में ढूंढ रहा है सेल मिल जाए वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए, पर हमको सब एस्पेक्ट एक साथ ही देखने हैं। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स करूंगी तब भी वही आंसर आएगा। अलग फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को मैंने कहा ना पजल है, इधर से भी जा सकते हो उधर से भी जा सकते हो, ये इस तरीके से निकलेंगे। डेटा ही नहीं होगा आपके पास, किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट का डेटा ही नहीं होगा, सिर्फ इतना दिया होगा कि फिक्स कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट इतना है और सेल्स इतना है। अब आप चाहें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर लंबा क्यों करना अगर छोटे फॉर्मूले से काम हो जाएगा तो। ठीक है, ये आपने लिखे हैं 3 फॉर्मूला। अब लिखिए फोर्थ, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये होगा जब आपको एक से ज्यादा डेटा दिया गया हो। एक बार लिखिए, बाकी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। फिर लिखिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये सारा पीवी रेशो में लिखना है आपको, पीवी रेशो के फॉर्मूलाज में। ये 5 फॉर्मूलाज लिख के फिर भी थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि 1-2 और बन जाएंगे, तो वो बाद में लिख लेना जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रही हूं आपको, जिससे आप पीवी रेशो की कैलकुलेशन सीख पाए। सपोज selling price of a product is ₹100, variable cost is ₹80, find out the PV ratio, profit volume ratio। 20%। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या देंगे? 80% देंगे। तो पीवी रेशियो का नया फॉर्मूला क्या हुआ? 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। तो फॉर्मूला नंबर 6 लिखिए, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज, ये भी पीवी रेशियो है। 1 माइनस पॉइंट में लिख दोगे, एक ही बात है, वो तो अंडरस्टूड है आपके लिए। हर्षिता चैप्टर ज्यादा इजी लग रहा है? बूस्टर बुक तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपके लिए। इसके आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करना है। आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज पर यूनिट, और यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 1000। तो आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। निकाल लिया? कितना? 40%। और इसकी वो वाली शीट भी बनानी है जो मैंने अभी मार्जिनल कॉस्ट की बनवाई थी ना, वो भी बनानी है। देखो, सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैसे निकाला आप लोगों ने पीवी रेशियो? आपने लिया अमाउंट में। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई 100 करके भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अभी दोनों से निकालते हैं। अगर मैं इससे निकालूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, अगर सेलिंग प्राइस 50 है और वेरिएबल कॉस्ट 30 है तो कंट्रीब्यूशन इज 20 आया ऊपर, सेलिंग प्राइस 50 मल्टीप्लाई 100।
40%। और अगर मैं अमाउंट से निकालना चाहूं तो मेरा कैसे आएगा, वो शीट बनेगी। सबसे पहले सेल 1000 इंटू 50 इज 50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 30 मल्टीप्लाई 1000 इज 30,000, contribution is 20,000 less fixed cost 20,000, प्रॉफिट इज 0। तो इससे अगर मैं निकालूंगी तो कंट्रीब्यूशन को ऊपर रखेंगे 20,000 को, नीचे 50,000 को और मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको किसी भी तरह का डेटा दिया जा सकता है, हो सकता है पर यूनिट डेटा हो आपके पास, हो सकता है आपके पास अमाउंट में हो, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, आपने वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी सीख लिया। फॉर्मूला बना पाएंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशो का? क्या है वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला? और लिखो, लिखा नहीं है वो। 100 माइनस पीवी रेशो तो होगा, उसके अलावा भी होगा। 100 माइनस पीवी रेशो तो एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये भी बनेगा वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला। बस उससे ज्यादा आप बना लोगे, मेरे को सिर्फ एक स्टेप पे सिखाना था कि ऐसे ऐसे करके बन सकते। कितना लिख लिया आप लोगों ने? ये सब लिख के, और जो जूम मीटिंग पे है वो बताओ अभी तक का सारा समझ में आ गया? यस 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 यस, ओके परफेक्ट। क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ब्रेक इवन शब्द का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पे आपको ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। जरा देख के बताना कि मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस ही आ रहा था, है ना? इसका मतलब जो मैंने कैलकुलेशन की वो ब्रेक इवन पॉइंट था। यहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप बिल्कुल बायस नहीं है, डिसीजन लेंगे क्या, कुछ हो ही नहीं रहा। इट इज सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे ये जीरो क्यों आया, उसका कारण पता है क्या था? क्योंकि जितना आप कमा रहे थे वो सारा फिक्स कॉस्ट में लग रहा था और जीरो हो गया सब कुछ। ठीक है, तो अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो आपसे पता है क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है कि मैं कितनी यूनिट्स बनाऊं इस प्रोडक्ट की कि मुझे ना तो घाटा हो ना ही नफा हो। इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स बनाऊं? हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा ना बोले कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, वो आपको कैसे बोलेगा कि टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर नो प्रॉफिट या नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, अगर तुम्हें ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में से तुम्हें एक चूज करना है, ए को बनाने में 1 लाख का खर्चा ना फिक्स ही है, ए कोई ऐसी जगह बैठ के बनाया जाता है जिस जगह का फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए, वो चाहे नहीं भी बनाओगे ना तो भी वो तो लगेगा ही लगेगा। और बी जो है वो सस्ते में सलट जाता है, वो जिस जगह हमारा प्रोडक्शन चल रहा है बी का, उसका रेंट केवल 50,000 ही है। तो दोनों में से अगर एक ही बनाने को बोलूंगी तो कौन सा चुनोगे? जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम आ रही हो वही चूज करोगे ना। तो कभी भी आपको डिसीजन लेने का मौका मिले तो या तो पीवी रेशो देख लेना कि जिसका ज्यादा होगा वो उठा लेना, या फिर आप फिक्स कॉस्ट देख लेना जिसकी कम होगी आप वो उठा लेना। समझ आ गई? अब इतना मैंने आपको डिसीजन लेना सिखा दिया है, तो बीईपी के फॉर्मूले पे पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन बुक का देख लिया जाए। ये आपकी की कॉस्ट की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ये आपको बोल रहा है कि टू बिजनेस AB लिमिटेड एंड CD लिमिटेड sell the same type of product in the same market.
Their budgeted profits and loss accounts for the year ending 30th June are as follows. You are required to calculate the BEP. चलो BEP तो अभी मैंने नहीं सिखाया, तो ये तो अभी काउंट ही मत करो. State which business is likely to earn greater profits in the following condition. दोनों में से किसको ज्यादा फायदा होने वाला है. और आपको पूछ रहा है, देखो प्रॉफिट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट तो हम निकाल के दिख ही रहा है, हमें बराबर दिख रहा है प्रॉफिट. तो उसके अलावा फायदा कैसे बताएंगे आप? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से बताएंगे कि कौन सा ज्यादा बढ़िया है. और आपसे पूछा है कि अगर इनके प्रोडक्ट की हैवी डिमांड चल रही है मार्केट में, तब आप इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कंपनी को अच्छा बताएंगे. अगर इनकी डिमांड दोनों की कम चल रही है तो कौन सी कंपनी को अच्छा बताएंगे. ये सारा पूछा है. अब क्या करना होता है, जब भी क्वेश्चन देखते हैं ना और इस तरीके का डेटा नजर आ जाए तो देखते ही पहचानना है कि आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. कॉस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज यही आएगा आपको पेपर में. अभी तो आपको लग रहा है कि अलग अलग चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है किस चैप्टर का क्वेश्चन है. जरा सा क्वेश्चन इधर उधर किया ना, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कॉस्ट शीट का है, मार्जिनल का है, स्टैंडर्ड का है, क्वेश्चन है किस चैप्टर का. करेंगे तो बाद में. हाँ, ऑपरेटिंग का क्वेश्चन अपने आप में अलग चलता है, वो सबको पता चल जाता है कि उसका है. ठीक है, तो अगर सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट लेस करके फिर फिक्स कॉस्ट दिखाई गई और पूछा भी जा रहा है कि डिसीजन दीजिए कि लो डिमांड के केस में कौन सी कंपनी अच्छी और हाई डिमांड के केस में कौन सी अच्छी, तो ये कौन से चैप्टर का हो गया अपने? मार्जिनल कॉस्टिंग का. लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ऑफ कर रही हूँ. तो इस क्वेश्चन को अटेंटिवली देखना. वैसे भी जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको मैंने पहले ही कह दिया, डबल ध्यान देना आपको क्लास में. सबसे पहले आप बनाएंगे वो शीट दोनों के लिए, AB लिमिटेड के लिए भी और CD लिमिटेड के लिए भी. शीट क्या है? सेल्स कितनी है AB लिमिटेड की? 1,50,000 और CD लिमिटेड की भी 1,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, 1,00,000. कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? 30,000, 50,000. ये आ गया आपके पास में कंट्रीब्यूशन. क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना चाह रहे हैं तो एक चीज तो मिल गई. लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, 35,000. ये मत कह देना फिक्स्ड है दोनों कंपनीज की अलग अलग कैसे, क्योंकि दोनों कंपनीज अलग अलग है. तो इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है? दोनों का ही आ रहा है 15,000 और 15,000. ऐसे हमें कोई डिसीजन लेने को कह देता ना, हम कह देते बराबर ही तो है, दोनों बराबर प्रॉफिट कमा रही है. लेकिन अब से आपको डिसीजन कंट्रीब्यूशन के पीवी रेशो के बेसिस पे देना होता है. तो अब आप निकालो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दोनों ही कंपनीज का. पहले लिखते थे फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सीधा ही लिख देती हूँ कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100. तो पहले वाले का आया 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, कितना? 20%. ये है ना, प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी. अभी मेरे लिखने से भले ही तुम इरिटेट हो जाओ, पर अगर तुमने एग्जाम में नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपसे इरिटेट हो जाएगा कि आपने सीधा 20% ऐसे निकाल दिया. तो ये है 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, इट इज 33.33%. अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है यानी प्रोडक्ट अच्छे से सेल भी हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा सेल करूं मैं? CD कंपनी अच्छी है, अपन इसके साथ जाते हैं. तो इनका पीवी रेशो अच्छा है, तो हाई डिमांड के केस में तो वो बेचते का सामान तो आ जाएगा, उसके बाद में कंट्रीब्यूशन. अब दूसरा केस आपको पूछा, लो डिमांड है, प्रोडक्ट बिक तो रानी है, लो डिमांड है, उसका मतलब आप बनाओगे भी नहीं. क्यों करो, क्या करोगे बना के? डिमांड ही नहीं है. तो डिमांड तो हर कोई एस्टिमेट करता है ना पहले, तो फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट तो लग रही होगी ना. तो कौन सा चूज करोगे? जिसकी फिक्स कॉस्ट कम हो. किसकी कम है? AB की. तो इस केस में, लो डिमांड के केस में आप जाएंगे AB लिमिटेड के साथ. तो ये दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी. अगर आपने क्वेश्चन में नहीं लिखी तो सिर्फ इतना करके छोड़ दिया ना, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर ही एक्सपेक्ट करना. देखिए, when there is a heavy demand for the product produced by CD Limited is profitable because the PV ratio is higher. इतनी बात लिखनी पड़ती है. और लो डिमांड के केस में ये AB लिमिटेड का प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज लेस देन CD लिमिटेड. ये है. इस क्वेश्चन में BEP मैंने नहीं सिखाया क्योंकि वो मैंने आज बताया नहीं है. आज की क्लास के लिए इतना ही. अभी आपको अभी तक में कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो कल.